नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, एसीबी की कार्रवाई का मामला। सब इंस्पेक्टर सहित रमेश राठौड़, मनोज शिरमाली अरेस्ट किए गए हैं। कल देर रात एसीबी ने पूछताछ भी की थी। मामले में डीएसपी जितेंद्र आचलिया को भी गिरफ्तार किया गया है। एनआरआई को जमीन 1,83,00,000 में खरीदने का मामला है। एसीबी ने बड़े भ्रष्टाचार के खेल का खुलासा किया है। उसमें बड़ी मछलियां इस बार एसीबी के शिकंजे में एक बार फिर से, और देर रात ही पूछताछ हुई है। एसीबी की कार्रवाई, एक सब इंस्पेक्टर डीएसपी एसीबी के हत्थे चढ़े। ये तस्वीरें, डीएसपी जितेंद्र आचलिया को गिरफ्तार किया गया है। एक एनआरआई को से 1,83,00,000 में जमीन खरीदने का मामला है। तो उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। कपिल शिमाली हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनके पास चलते हैं उदयपुर की तरफ। कपिल, पूरा मामला तफसील से समझना चाहेंगे आपसे। हाँ जी बिल्कुल, देखिए एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और एक भ्रष्टाचार का, जमीन से जुड़ा जो भ्रष्टाचार था उस मामले में आरपीएस जितेंद्र आचलिया सहित एक सब इंस्पेक्टर रोशन लाल और 2 लोग जिसमें रमेश राठौड़ और मनोज श्रीमाली शामिल हैं, उन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें अभी और भी गिरफ्तारियां होनी संभावित है। आपको मैं तस्वीरें भी दिखाऊंगा। आप देखिए कि ये एसीबी कार्यालय, देर रात तक यहीं पर जो है वो जयपुर से आई एसीबी की टीम कार्रवाई कर रही थी और इस समय एसीबी की जो जयपुर की टीम है वो एसीबी कार्यालय के यहाँ पहुंच चुकी है। एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ जो हैं एसीबी के, वे इस टीम का नेतृत्व कर रहे थे। उन्हीं के निर्देशन में ये पूरी कार्रवाई जो है वो कल से चल रही थी। उदयपुर और राजसमंद में कुल 5 जगह दबिश देने की सूचना आई थी और उसी दबिश के दौरान जो आरपीएस जितेंद्र आचलिया हैं उन्हें पहले हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की गई। इसके साथ ही जो सब इंस्पेक्टर रोशन लाल जो कि सुखेर थाने में जब ये मामला हुआ उस समय तैनात थे, उन्हें भी हिरासत में लिया गया। और इस मामले में जो रमेश राठौड़ और मनोज श्रीमाली की भूमिका जो सामने आई थी, उन्हें भी हिरासत में लिया गया। देर रात तक पूछताछ के बाद में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, मैं आपको मामला विस्तार से समझाना चाहूंगा। ये जो मामला है ये एक एनआरआई से जुड़ा हुआ मामला है। नीरज पूर्बिया नाम के जो एक व्यक्ति हैं वो कुवैत में रहते थे और कुवैत में रहते हुए उन्होंने अपने भाई नीलेश को उदयपुर में जमीन खरीदने के लिए कुछ राशि भेजी। नीलेश ने वो जमीन खरीदी, लेकिन इस बीच में नीलेश ने उस जमीन का कुछ भाग जो है वो अपनी पत्नी को गिफ्ट डीड कर दिया, जबकि ये जमीन जो है वो नीरज पूर्बिया द्वारा खरीदाई गई थी, लेकिन नीलेश ने अपनी पत्नी को गिफ्ट डीड कर दिया। 2019 में जब नीलेश की, जो कि छोटा भाई था, उदयपुर में रहता था, उसकी जब मौत हो गई तो उसके बाद में एक इस पूरे भ्रष्टाचार की जो स्क्रिप्ट है वो लिखी गई, पूरी फिल्मी तरीके से स्क्रिप्ट लिखी गई, पूरी प्लानिंग के साथ में इस पूरे को अंजाम दिया गया। आप देखिए कि जो यहाँ पर जो टीम थी, जो ये जो लोग थे, इन्होंने जो नीरज पूर्विया जो कि कुवैत में रहता था उसको पहले डराया धमकाया, उसे जमीन बेचने का दबाव बनाकर उसे उदयपुर बुलाया गया कुवैत से। वो जब उदयपुर आया तो उसे बताया गया कि 5 करोड़ में उसकी जमीन का बेचान करना, और इस मामले में उसने जो है वो एक फर्जी तरीके का एग्रीमेंट भी यहाँ पर बनाया गया। जो आरपीएस जितेंद्र आचलिया थे उनकी इस पूरे मसले में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। मैं आपको तस्वीरें साथ में दिखाता रहूंगा। टीम के सदस्य लगातार पहुंच रहे हैं। जितेंद्र आचलिया द्वारा सुखेर थाने में बैठकर जो नीरज पूर्विया था उस पर यह दबाव बनाया गया कि जो एक एग्रीमेंट वो करे और इस जमीन का फिर से बेचान करे, नहीं तो क्योंकि जो उसके छोटे भाई की जो पत्नी थी लवलीना, उसके द्वारा एक फर्जी तरीके से एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि इस जमीन को अवैध तरीके से बेचने की नीरज पूर्विया कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में उस मामले को लेकर जो परिवादी था उसे थाने पर बुलाकर डराया धमकाया गया। डराने धमकाने के साथ में उससे उसके पासपोर्ट जब्त करने और गिरफ्तारी के बाद में पति पत्नी तक के चेहरे को देखने के तरस जाने तक की धमकियां दी गई। और आप देखिए कि जो जमीन नीरज पूर्विया ने रुपए भेजकर खरीदी थी, पुलिस के दबाव में आने के बाद में वही जमीन एक बार फिर लवलीना से नीरज पूर्विया को फिर से खरीदनी पड़ी और उस जमीन को खरीदने के एवज में 1,83,00,000 रुपए का भुगतान फिर से करना पड़ा। तो जो परिवादी था उसे अपनी जमीन फिर से खरीदने के लिए रुपयों का भुगतान करना पड़ा और तकरीबन 1,83,00,000 रुपए जो कि 3 किस्तों में दिए गए। पहले 71 लाख रुपए नकद दिए गए, उसके बाद में 71 लाख रुपए का चेक दिया गया और फिर 42 लाख रुपए की नकदी जो है वो रजिस्ट्री के समय जो ये जो पूरा षड्यंत्र रच रहे थे उन लोगों को दी गई। इस पूरे घटनाक्रम में जब ये पूरा मामला सेटल होता नजर आया
तो जब जो एफआईआर दर्ज हुई थी उस एफआईआर में एफआईआर लगाने की एवज में जो सब इंस्पेक्टर थे सुकेर थाने के, उन्होंने एफआईआर लगाने के एवज में 2 लाख रुपए की मांग कर डाली। लगातार जो परेशान जब परिवादी हो रहा था तो वो जयपुर मुख्यालय में पेश हुआ, वहां पर अपनी शिकायत दर्ज कराई और जब 2 लाख रुपए देने के बाद में एफआईआर भी लग गई तो उस एफआईआर जो लगी उसे भी लवलीना द्वारा कोर्ट में चैलेंज कर दिया और वो एफआईआर जो है वो कोर्ट में स्वीकार नहीं की गई। इससे परेशान होते हुए जो परिवादी नीरज पुरबिया था उसने जितेंद्र आचलिया से एक निजी होटल में फिर से मुलाकात की और इसे पूरे घटनाक्रम को बताया, लेकिन इस दौरान उस मुलाकात और बातचीत की पूरी रिकॉर्डिंग कर ली गई और उस रिकॉर्डिंग को एसीबी को उपलब्ध कराया गया। उसी रिकॉर्डिंग के आधार पर जो है वो मामला दर्ज किया गया। मामला दर्ज करने के बाद में एसीबी की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। लगातार कल दबिश दी गई और दबिश देने के बाद में आरपीएस जितेंद्र आचलिया, सब इंस्पेक्टर रोशन लाल, रमेश राठौड़ और मनोज श्रीमाली को गिरफ्तार कर लिया है और इसमें और भी लोगों की गिरफ्तारी संभावित है क्योंकि और भी कुछ दलाल लोग जो कि षड्यंत्र को रचने में शामिल थे वो इसमें शामिल है और उन्हें भी जो है वो अब गिरफ्तार यहां पर किया जा सकता है। लेकिन एसीबी की टीम लगातार जो है जयपुर एसीबी की टीम यहां पर मौजूद है। आप देखिए कि एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ जो हैं वो जयपुर एसीबी की टीम को नेतृत्व करते हुए यहां पर आए और उन्हीं के निर्देशन में आचलिया की इस पूरे प्रकरण में क्या भूमिका रही? क्या पैसों के लेन देन में शामिल थे? लेकिन वे बात करने को तैयार नहीं थे। देखिए जो कहानी रची गई, जिस तरह से मामला समझ में आ रहा है, जो कहानी रची गई उसमें जितेंद्र आचलिया की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही क्योंकि जब मामला दर्ज हो गया और मामला दर्ज होने के बाद में क्योंकि परिवादी जो है नीरज पुरबिया जिसने खुद ने करीब 32,000 स्क्वायर फीट की जमीन कुएं से पैसा भेजकर अपने भाई के पास से खरीदवाई, उसी जमीन को वापस से लवलीना से छोटे भाई की पत्नी से खरीदने के लिए दबाव बनाने में जो जितेंद्र आचलिया उनकी भूमिका थी। जब ये मामला लवलीना द्वारा फर्जी तरीके से एग्रीमेंट बनाने के बाद में अपने पति के बड़े भाई के खिलाफ दर्ज कराया गया तो जितेंद्र आचलिया ने थाने पर जाकर उस एनआरआई को डराया धमकाया, उसे बताया कि ये मामला गैर जमानती मामला है, यदि इस मामले में वो फंस जाएगा तो उसका पासपोर्ट जब्त हो जाएगा, पति पत्नी की शक्ल वो नहीं देख पाएगा, तरस जाएगा हर चीज के लिए। उसे काफी जितेंद्र आचलिया द्वारा डराया धमकाया गया और उस जमीन के बेचान का एक एग्रीमेंट तैयार कराकर उससे साइन करा दिया। उसी एग्रीमेंट को, उसी फर्जी तरीके के एग्रीमेंट को दिखाकर जो अंकित मेवाड़ा, एक नाम जो अभी एसीबी की गिरफ्त में नहीं है, अंकित मेवाड़ा और रमेश राठौड़ द्वारा इस जो परिवादी नीरज पुरबिया था उसे डराया धमकाया गया और इन्हीं लोगों ने मिलकर लवलीना से फिर एक बार जमीन बिकवा दी। जो जमीन पहले से नीरज पुरबिया की थी उसी जमीन को लवलीना से 1,83,00,000 रुपए देकर नीरज पुरबिया को खरीदनी पड़ी। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। जब उस जो एफआईआर दर्ज हुई थी उस एफआईआर में एफआईआर लगने के लिए जब थाने पर गए, क्योंकि पहले से बात हुई थी कि यदि इतने रुपए देकर वो फिर से अपनी जमीन को खरीद लेगा तो मामले में एफआईआर लग जाएगी। लेकिन जो रोशन लाल जो सब इंस्पेक्टर थे उनका कहना था कि सभी लोगों ने अपना अपना हिस्सा ले लिया, मेरे पास कुछ नहीं आया। कपिल पुरबिया वापस विदेश जा चुके हैं या अभी भी जो है वो उदयपुर में मौजूद है? देखिए ये मामला पिछले कई महीनों से चल रहा है लगातार, जो क्योंकि एसीबी के पास में रिकॉर्डिंग्स आई, एसीबी ने रिकॉर्डिंग के बाद में मामला दर्ज किया और मामला दर्ज करने के बाद में जितेंद्र आचलिया को जी कपिल नजर बनाए रखिएगा, अपडेट समय समय पर आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर भरतपुर से, वाहन की टक्कर से स्कूटी सवार की मौत हो गई। अज्ञात वाहन ने स्कूटी को टक्कर मारी, टक्कर से स्कूटी चालक की मौके पर की मौत हो गई। स्कूटी पर पीछे बैठी युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। ये तस्वीरें बताया जा रहा है कि उस वाहन के बारे में फिलहाल जानकारी नहीं है। अज्ञात वाहन है जिसने स्कूटी को टक्कर मारी और चालक की मौके पर की मौत हो गई। इस स्कूटी पर पीछे एक युवती बैठी थी, बताया जा रहा है वो गंभीर रूप से घायल हुई है। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। भरतपुर में ये सुबह सुबह हादसा, जहां पर एक अज्ञात वाहन ने एक स्कूटी पर, जिस पर 2 लोग सवार थे, पुरुष स्कूटी चला रहा था, एक महिला पीछे बैठी थी। पुरुष की मौके पर मौत हो गई और जो महिला है वो इस समय हॉस्पिटल में एडमिट है।
पुलिस जानकारी जुटा रही है उस अज्ञात वाहन के बारे में जिसने टक्कर मारी थी। सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश की जा रही है ताकि उस वाहन के नंबरों का पता लगाया जा सके, कहां का वाहन था, उसका रजिस्ट्रेशन कहां का था। और दीपक भरतपुर से हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, क्या जानकारी इस हादसे के बारे में? देखिए, ये जो दोनों भाई बहन थे वो परीक्षा देने के लिए भरतपुर आ रहे थे, तभी एक अज्ञात वाहन ने जो है इनकी स्कूटी जो थी उसको टक्कर मार दी। तभी जो युवक था उसकी तो मौके पर ही जो है हो गई और जो परीक्षा देने साथ में युवती आ रही थी उसको गंभीर हालात में आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली और सेवर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ये कोतवाली थाना इलाके का मामला है। कंजौली लाइन रेलवे पुल, वहां की ये पूरी घटना है। जब वो उधर से परीक्षा देने के लिए आ रहे थे तभी अज्ञात वाहन ने उनको टक्कर मारी थी। फिलहाल पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच कर रही है। जो मृतक का शव है उसको जो है आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। परिजनों के पहुंचने के बाद में जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई है वो की जाएगी और जो घायल युवती है उसका गंभीर हालात में इलाज जारी है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जो जांच है वो की जा रही है। जिस अज्ञात वाहन ने इनको टक्कर मारी है उसकी जो आसपास में सीसीटीवी फुटेज लगे हैं उनमें उसकी जो तलाश है वो की जा रही है। जी, जानकारी के लिए दीपक आपका धन्यवाद। और ये खबर धौलपुर से, यहां पर भी एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर से बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया। राजाखेड़ा थाना क्षेत्र की ये घटना है। धौलपुर में भी एक वाहन को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और बाइक पर सवार युवक की मौत हो चुकी है। पुलिस उस अज्ञात वाहन को तलाशने में फिलहाल जुटी हुई है। और ये खबर कोटा से, 16 साल का लापता छात्र दस्तयाब कर लिया गया। बिना बताए घर से गया था कोचिंग छात्र को बाल कल्याण समिति के सामने पेश कर दिया गया है। मेडिकल की तैयारी कर रहा था ये छात्र। तो कोटा में एक 16 साल का बच्चा लापता हो गया था। उसके घर वालों ने एफआईआर करवाई, उसे ढूंढा गया। फिलहाल उस छात्र को ढूंढ लिया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दौसा आ रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के प्रथम चरण का उद्घाटन करेंगे। देश के सबसे बड़े 8 लेन के एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होगा। करीब 247 किलोमीटर का फेज कल से शुरू होने जा रहा है। पीएम मोदी धनावड़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा स्थल पर एग्जीबिशन का अवलोकन होगा। हरियाणा के सोना से दौसा के बड़का पाड़ा तक शुरू हो रहा है एक्सप्रेसवे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, सीएम गहलोत मौजूद रहेंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो ये सबसे आधुनिक हाईवे जो दिल्ली से मुंबई तक जाएगा। फिलहाल बताया जा रहा है कि इस हाईवे के शुरू हो जाने के बाद दिल्ली से जयपुर का सफर केवल 2 घंटे तक सिमट कर रह जाएगा। 8 लेन का ये हाईवे है। देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे जनता को समर्पित होने वाला है और 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं। ये गाड़ियों की आप लाइनें देख सकते हो। आला अधिकारी दिल्ली के और दौसा के व जयपुर के अधिकारी लगातार विजिट कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा है। ऐसे में इस दौरे को सफल बनाने की कोशिश की जा रही है। अब हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की खूबियों की बात कर लेते हैं। यह जो एक्सप्रेसवे है देश की राजधानी नई दिल्ली से माया नगरी मुंबई तक जोड़ने वाला है और यह प्रथम चरण अब शुरू होने जा रहा है जो दौसा के बड़कापाड़ा से लेकर हरियाणा के सोहना तक शुरू होगा। इसकी करीब 228 किलोमीटर की लंबाई है। ये जो सामने आप तस्वीरें देख रहे हो यह एक रेस्ट एरिया है और धनावड़ का रेस्ट एरिया है। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। इतनी सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं तो ये सब अधिकारियों की हैं, तैयारियां कर रहे हैं प्रधानमंत्री के दौरे की। साथ ही जो आगे आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये बिल्डिंग भी काफी खास है। इसके अंदर हॉस्पिटल है और महिलाओं के लिए यहाँ पर बेबी केयर है। छोटे बच्चों को जो फीडिंग कराई जाती है उसके लिए यहाँ पर स्थान उपलब्ध कराया गया है।
साथ ही ढाबे की व्यवस्था है, होटल की व्यवस्था है, यहाँ पर पार्क बनाया गया है और वेस्टिनेटन वेंडिंग की यहाँ पर सुविधा दी गई है, यानी शादी समारोह भी यहाँ पर हो सकेंगे। ये पेट्रोल पंप है, ऐसे में यहाँ पर पेट्रोल डलवाया जा सकेगा। इसकी पूरी तैयारियां हो रही है। सामने जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो डोम बनाया जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा करेंगे। इस एक्सप्रेसवे की खास बात यह है कि इस एक्सप्रेसवे पर आपको कोई भी टोल प्लाजा बूथ रास्ते में नहीं मिलेगा, पर इसका मतलब यह नहीं है कि आपको टोल टैक्स देना नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप इस एक्सप्रेसवे पर चढ़ोगे तो आपका जो गाड़ी की एंट्री हो जाएगी नंबर की कि यह गाड़ी दौसा से इस एक्सप्रेसवे पर चढ़ी है, और उसके बाद में जैसे ये आपकी गाड़ी हरियाणा के सोहना में उतरेगी तो वहां पर जितने किलोमीटर ये गाड़ी चलेगी उस हिसाब से आपका टोल टैक्स काट लिया जाएगा। इंतजार है 12 फरवरी का, जब देश को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की सौगात मिलेगी, क्योंकि यह एक्सप्रेसवे देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। प्रदेश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। आज इस साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आज हाईकोर्ट कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव करेंगे शुभारंभ। प्रदेश के सभी न्यायिक परिसरों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन है। न्यायालयों में राजीनामा योग्य लंबित मामलों का निपटारा होगा। सभी तरह के मामलों पर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई। तो राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, तमाम घरेलू मामलों के निपटारे, उनकी सुनवाई इस कोर्ट में होनी है। तो इस साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। हाईकोर्ट कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रदेश भर में इन अदालतों का आयोजन होगा। जितने घरेलू मामले होते हैं जो कोर्ट में जाते हैं, ज्यादातर सभी तरह के जो मामले होंगे उन मामलों की सुनवाई इस लोक अदालत में होगी और इसका आयोजन प्रदेश भर में होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का। और बताया जा रहा है कि इस साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का ये आयोजन होने जा रहा है। घरेलू मामलों से लेकर जितने मामले आमतौर पर अदालतों में सुने जाते हैं वो राष्ट्रीय लोक अदालत के अंदर सुने जाएंगे। इस साल की राष्ट्रीय लोक अदालत की शुरुआत होने जा रही है। कार्यवाहक न्यायाधीश इसकी शुरुआत करेंगे MM श्रीवास्तव और प्रदेश भर में ऐसे मामलों की सुनवाई लोक अदालत लगाकर की जाएगी। और जो मामले आमतौर पर घरेलू मामले होते हैं, राजीनामों के जरिए उन मामलों को अदालत में सुना जाएगा और राजीनामों के जरिए वो मामले फिर से जो है समझौते की तरफ लेकर जाए जाएंगे।
उदयपुर में कालाजी गोराजी के पीएनबी बैंक में लॉकर में रखे नोटों में दीमक लगने से बैंक में हंगामा खड़ा हो गया। एक ग्राहक जब लॉकर में रखे अपने पैसे लेने पहुंचा तो नोटों में दीमक लगी मिली। लॉकर में करीब 2,15,000 रुपए नगद थे, जिसमें दीमक लगने से सारे नोट खराब हो गए। ऐसे में जब इस बात की जानकारी ग्राहक ने बैंक को दी तो बैंक ने एक बार तो इससे हाथ खड़े कर दिए और पल्ला झाड़ लिया, लेकिन जब पीड़ित ग्राहक और उसके साथियों ने हंगामा किया तो बैंक नोट बदलने का आश्वासन दिया। दोपहर बाद बैंक ने सारे नोट बदलकर ग्राहक को लौटा दिए। मेरा नाम मनोज रोड़ा है। मैं कल अपनी दीदी सुनीता मेहता, जिन्हें रेखा मेहता के नाम से भी जानते हैं, उनके साथ अपना लॉकर ऑपरेट करने आया था। दीदी का और मेरा दोनों का लॉकर अलग अलग है। मैंने अपना लॉकर ऑपरेट किया और उसके बाद वापस उसे बंद कर दिया। दीदी ने जैसे ही अपना लॉकर ऑपरेट किया वो एकदम शॉक हो गई कि पूरे लॉकर के अंदर दीमक। बाड़मेर के पचपदरा में भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां NH 25 पर 2 कारें आमने सामने टकरा गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 5 लोग घायल हुए हैं। इनका अस्पताल में इलाज जारी है। दरअसल 5 युवक कार में सवार होकर परीक्षा देने के लिए जोधपुर जा रहे थे, तभी सामने से आ रही कार ने टक्कर मार दी। बता दें, घायलों में 2 की हालत काफी गंभीर है। इसके बाद दोनों को जोधपुर रेफर किया गया है। तो ये बाड़मेर पचपदरा का मामला है, जहां पर 2 कारें आमने सामने टकरा गई। एक कार में 5 युवक थे, बताया जा रहा परीक्षा देने के लिए गए थे। ये खबर कोटा से। अपेक्षा ग्रुप महाठगी मामले में बड़ा अपडेट। मामले में आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपी डायरेक्टर लोकेश नागर को कल गिरफ्तार किया गया था। मामले में अब तक 24 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुकदमों की संख्या 115 तक पहुंच गई। 2,500 लोगों के साथ चिटफंड कंपनी ने ठगी की थी। 2500 लोगों के साथ करीब 200 करोड़ रुपए की ठगी की गई थी। और इस पूरे मामले में लगातार FIR हो रही है और पुलिस एक के बाद एक गिरफ्तारियां कर रही है। तो अपेक्षा ग्रुप महाठगी में एक और गिरफ्तारी। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, कोर्ट में पेश किया जाएगा आज आरोपी को। लगातार गिरफ्तारियां हो रही है, लेकिन सवाल ये ओम प्रकाश कि इतने बड़े घोटाले के अंदर जिन लोगों का पैसा डूबा है उन्हें अब तक कोई राहत नहीं है। देखिए, पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है आसिफ की जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई है उन लोगों से जो रहे राशि बरामद करना एक बड़ी चुनौती है। और उस चुनौती के बाद हालांकि कुछ लोगों को राहत ये जरूर मिली है कि लगातार आरोपी गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन 200 करोड़ रुपए की ये महाठगी की वारदात को अंजाम देने वाले अभी भी करीब 2 दर्जन से ज्यादा आरोपी जो है गिरफ्तार होने बाकी है, क्योंकि 50 से के आसपास आरोपियों का नाम इसमें दर्ज है। और 2,500 लोगों को के साथ हाड़ौती के 2,500 लोगों के साथ ठगी की इस वारदात को अंजाम दिया गया था। और ये कहा जा सकता है कि अब पुलिस लगातार SIT की टीम जो गठित है वो इन पर शिकंजा कसते जा रही है। और उनको जो जिन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है उनको फिर से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करने के बाद उनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। और जहां जहां पैसा लगाया गया है और उम्मीद की जा रही है उनको पैसा उनसे जो है वसूला जाएगा और उसके बाद उन जो पीड़ित परिवारों को, पीड़ित लोगों को राहत मिल सकेगी। लेकिन फिलहाल इसमें कोई राहत की खबर नहीं है, क्योंकि 2,500 लोगों के साथ 200 करोड़ रुपए की महाठगी की इस वारदात को अंजाम देने के मामले में अब लगातार SIT की टीम अन्य लोगों को गिरफ्तार करने में जुटी हुई है। फिलहाल अपडेट ये है कि एक अन्य जो डायरेक्टर है 12 निवासी, इसको जो है लोकेश नागर को गिरफ्तार कल किया था और आज कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया जाना है। और कोर्ट में पेश किया जाने के बाद माना जा रहा है कि रिमांड लिया जा सकता है। रिमांड के बाद कुछ चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं और ये कहा जा सकता है कि कुछ और लोगों की गिरफ्तारी भी इसमें हो सकती है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि 115 से अधिक इसमें मामला दर्ज हो चुका है। और 2500। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। अगर अन्नदाता खुश है तो पूरे समाज में खुशहाली है। सीएम अशोक गहलोत ने अपने वर्तमान कार्यकाल के आखिरी बजट के दौरान अलग से कृषि बजट पेश किया, जिसमें खेती और किसानों से जुड़ी कई अहम घोषणाएं की गई। उन्नत खेती, खुशहाल किसान, तभी आगे बढ़ेगा राजस्थान। बीज फ्री, सिंचाई के लिए बिजली फ्री। कृषि बजट में
सीएम का बड़ा ऐलान। सीएम अशोक गहलोत ने अपने वर्तमान कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश करते हुए लोक लुभावन घोषणाओं की झड़ी लगा दी। सीएम ने महिला, युवा, छात्रों के लिए कई घोषणाएं तो की ही, कृषि बजट में कई ऐसे ऐलान किए जो आने वाले सालों में किसानों की दशा और दिशा बदलने वाला साबित हो सकते हैं। उन्नत खेती और खुशहाल किसान की अवधारणा के साथ सीएम ने किसानों के कल्याण के लिए कई अहम ऐलान किए। चुनावी साल के इस बजट में सीएम अशोक गहलोत ने कृषि कल्याण कोष में 50% की बढ़ोतरी करते हुए इसका बजट 7,500 करोड़ रुपए करने और राजस्थान युवा कृषक कौशल मिशन शुरू करने की घोषणा की। सीएम ने ऐलान किया कि फार्म पॉन्ड के निर्माण के लिए 50,000 किसानों को लाभ दिया जाएगा। वहीं जैविक खेती के लिए 50,000 किसानों को 5,000 की एक मुश्त सब्सिडी दी जाएगी। सीएम ने किसानों को ब्याज मुक्त 3,000 करोड़ रुपए का लोन देने का ऐलान किया, जबकि किसानों को आवास के लिए 5% ब्याज दर पर लोन देने की घोषणा की। इसके अलावा 7,282 प्राथमिक सहकारी समितियों और 17,000 से ज्यादा दुग्ध उत्पादन समितियों का कंप्यूटराइज किया जाएगा। कृषि एवं किसान भाइयों हेतु संचालित योजनाओं को और अधिक व्यापक एवं प्रभावी बनाए जाने के उद्देश्य से कृषक कल्याण कोष की राशि को मैं 5,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपए करने की घोषणा करता हूँ। सीएम ने किसानों के कल्याण के लिए राजस्थान फार्मर एक्ट लाने की घोषणा की। इस कमीशन का अध्यक्ष हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को बनाया जाएगा। वहीं किसानों की जमीन को नीलामी से बचाने के लिए राजस्थान फार्मर रिलीफ डेप्ट की घोषणा की। उन्होंने कई जिलों में नए कृषि कॉलेज खोलने का ऐलान किया तो 11 लाख किसानों को 2,000 यूनिट तक फ्री बिजली देने की घोषणा भी की। प्रदेश में खेती उन्नत हो, इसको लेकर बेहतर कृषि तकनीक के लिए 1,000 युवा इजरायल भेजे जाएंगे। सीएम ने राजधानी जयपुर में कृषि यूनिवर्सिटी के साथ ही नई वेटनरी यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा भी की। सीएम ने ऐलान किया कि संरक्षित खेती के लिए 2 साल में 1,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही किसानों को खाद की कमी ना हो, इसके लिए एसएसपी और डीएपी के नए प्लांट लगाए जाएंगे। साथ ही राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में फूड पार्क स्थापित करने का भी सीएम ने ऐलान किया। हमारी नीतियां एवं कृषि के प्रति फोकस अप्रोच के कारण कृषि क्षेत्र में 17-18 से 21-22 की अवधि में ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड GSVA में प्रति वर्ष 13.12% की वृद्धि हुई है। किसान साथियों के अथक प्रयासों तथा हमारी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से हरित क्रांति के अगुवा डॉक्टर MS स्वामीनाथन का एक कथन अब चरितार्थ हो रहा है। एग्रीकल्चर कैन ट्राइगर्स जॉब लेड इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोवाइडेड इट बिकम्स इंटेलेक्चुअली सेटिस्फाइंग एंड इकोनॉमिकली रिवार्डिंग। अर्थात कृषि रोजगार आधारित आर्थिक विकास को गति प्रदान कर सकती बशर्ते ये बौद्धिक। अहमदाबाद में इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट का 60वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन में पीएम मोदी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। साथ ही और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। अब मुश्किल के समय में सिंबल ऑफ होप बनते हैं। आप सिंबल ऑफ रेजिलियंस बनते हैं। आप सिंबल ऑफ रिकवरी होते हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अचानक इंजरी या एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है तो उसके लिए ये केवल फिजिकल ट्रॉमा नहीं होता, ये एक मेंटल और साइकोलॉजिकल चैलेंज भी होता है। ऐसे समय में फिजियोथेरेपिस्ट केवल उसका इलाज नहीं करता बल्कि उसे हौसला भी देता है। साथियों, अक्सर मुझे भी आपके प्रोफेशन से, आपके प्रोफेशनलिज्म से बहुत प्रेरणा मिलती है। अपनी फील्ड में आपने ये जरूर सीखा होगा कि चुनौतियों से ज्यादा मजबूत आपके भीतर की ताकत होती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।
है।